नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल वोकेब वाला पर। और आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। ईडीएम सीरीज की यह दूसरी वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कहते कहते थक चुका हूँ आपको, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और एसएससी ने भी नोटिस जारी कर दिया कि एग्ज़ाम अब टाइम पर ही होंगे। इसमें कोई इशू नहीं है, ना ही कोई आपको डाउट होना चाहिए। आपको अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर के और जितने भी नए ईडीएम हैं और भी जो वोकैब है, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, वो सभी मैं आपको मेरे इस चैनल पे कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पर भी क्लिक करके रखिए। एग्ज़ाम आने तक मैं आपके सारे वोकेबलरी सारे कंप्लीट करवा दूंगा जहाँ तक हो सकेगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं प्रीवियस ईयर के और नए नए आज के ईडीएम कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला जो ईडीएम है वह है बैड ब्लड। बैड ब्लड आपने मूवी भी देखी होगी। दोस्तों, बैड ब्लड का मीनिंग होता है हिंदी में शत्रुता, यानी दुश्मनी को हम बोलते हैं बैड ब्लड। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है दोस्तों एनमिटी। एनमिटी या बिटर रिलेशन, बिटर रिलेशंस। ठीक है दोस्तों, एनमिटी यानी शत्रुता और बिटर रिलेशन यानी कड़वे रिश्ते, यानी रिश्तों में कटुता आ गई है, कड़वापन आ गया है, खटास आ गई है, तो उसको दोस्तों बोलते हैं हम बैड ब्लड। अगले इडियम पर चलते हैं दोस्तों। अगला इडियम है दोस्तों बैग एंड बैगेज। BAG, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब दोस्तों होता है बोरिया बिस्तर समेत, यानी बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो। आपने कहावत तो सुनी होगी। तो बोरिया बिस्तर समेत का मतलब दोस्तों होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स। विद ऑल यानी हमारे पास जो कुछ भी है उन सभी को अगर हम शामिल कर ले, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं दोस्तों बैग एंड बैगेज, यानी बोरिया बिस्तर समेत जितना भी सब कुछ, जितना भी कुछ है वो सब, उन सब को शामिल कर लो, उसे दोस्तों बोलेंगे बैग एंड बैगेज। अगला दोस्तों इडियम है बैकर्स डोजन। बैकर्स डजन। दोस्तों, डजन का मीनिंग क्या होता है? 12 इन नंबर, यानी संख्या में कोई चीज 12 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डजन या दर्जन। ठीक है, लेकिन अगर वही दर्जन किसी बेकर का हो, किसी बेकरी वाले का हो, तो वो दोस्तों उसका मीनिंग होता है संख्या में 13, यानी 13 इन नंबर। तो आप इसे ट्रिक मानिए, अगर नॉर्मल व्यक्ति बोलता है या कोई भी बोलता है तो डजन का मीनिंग होता है 12, संख्या में 12। लेकिन अगर कोई बेकरी वाला बोल रहा है, कोई बेकर बोल रहा है, तो दोस्तों उसका मतलब होता है संख्या में 13, यानी बेकर जो है एक ज़्यादा लेगा संख्या में। अगला दोस्तों इडियम है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ।
दोस्तों आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा। वैसे मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप साथ साथ नोट्स बनाते भी रहिए, क्योंकि आप जितना आप खुद से लिखेंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे, तो वो आपको उतना ही फायदेमंद होगा। बाकी नोट्स या पीडीएफ तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन खुद के बनाए नोट्स, खुद के हाथ से लिखे, उनकी बात ही कुछ और होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मीनिंग देखते हैं। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। आपका कोई ग्रुप है दोस्तों का, फ्रेंड सर्कल है, उसमें एक दोस्त है, वो काफ़ी अमीर है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि ये तो इतना अमीर है, ये तो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, मतलब इतना अमीर है ये। समझ रहे हो? तो अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है, या कोई धनी परिवार में पैदा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। यानी वो इतना अमीर है कि वो तो पैदा होते टाइम ही चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ था मुंह में। ठीक है, तो इसका दोस्तों मीनिंग होता है धनी परिवार में पैदा होना। धनी परिवार में पैदा होना। ठीक है, टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली। दोस्तों मैं एक एक ईडियम पर ही एक एक मिनट आपका ले रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको समझा भी रहा हूँ, ये भी आप देखिए, तो आपको याद ये रहेगा और आपको जल्दी भी याद होगा अगर आप समझ के कुछ करते हैं तो। अगला दोस्तों डे में बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट, SEAT। ड्राइविंग सीट पर होना। ड्राइविंग सीट पर होने का मतलब है कि आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी, आपको लोगों को लेकर जाना है। ठीक है, आप कहीं फंस गए हैं, अब ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई है, आप कहीं घूमने गए थे, ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, और आपके सारे दोस्त परेशान हो गए, आपके घर कैसे जाएंगे, गाड़ी कौन चलाएगा। ठीक है, तो आपने जिम्मेदारी ले ली, आप ड्राइवर बन गए, आप ड्राइविंग सीट पर आ गए, यानी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई, सभी को सही सलामत घर पहुंचाना है। ठीक है, तो कभी भी ये ईडियम आए बी इन द ड्राइविंग सीट, तो इसका मतलब होगा जिम्मेदारी वाली बात हो रही है, जिम्मेदारी लेने वाली बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मीनिंग दोस्तों होता है सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, या इंग्लिश में हम बोलेंगे बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अगले इडियम पर चलते हैं दोस्तों। बी द ब्रंट ऑफ, सॉरी, बियर द ब्रंट ऑफ। BRUNT ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर का मतलब दोस्तों होता है सहन करना। ठीक है, इसकी का दोस्तों कोई ट्रिक तो है नहीं, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, इसको बार बार रिवाइज करिएगा। जिन भी इडियम की ट्रिक नहीं है, जो याद नहीं रहते हैं ऐसे वोकैब्स, तो आप उन्हें बार बार रिवाइज करें। तो बियर द ब्रंट ऑफ का मीनिंग होता है परिणाम भुगतना। परिणाम भुगतना। बियर द ब्रंट ऑफ का मीनिंग होता है परिणाम भुगतना, यानी टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। कोई चीज अनप्लेजेंट घटित हो चुकी है, ठीक है, कहीं कुछ बुरा हो चुका है, उसका असर आप पर भी आया है, आपके साथ साथ कई और कोई दूसरों पर भी आया है, लेकिन ज़्यादा आपके ऊपर आया है। ठीक है, किसी बुरी चीज़ का असर आपके ऊपर ज़्यादा आया है, तो दोस्तों हम उसे बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। इंग्लिश में दोस्तों आप इसका मीनिंग देख लो, टू बियर द मेन पार्ट। मैंने क्या बोला, कई लोगों पर मुसीबत आई है, उन लोगों में आप भी हो, लेकिन जो मेन पार्ट है मुसीबत का, परेशानी का, वो ज़्यादा आपको सहना पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए बियर द ब्रंट ऑफ इसको बोलेंगे, मेन पार्ट ऑफ समथिंग
प्लेजेंट। ठीक है दोस्तों, अगले इडियम पर चलते हैं। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश। दोस्तों बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होता है घुमा फिरा कर बातें करना। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है। घुमा फिरा कर बातें करना। अगर कोई व्यक्ति घुमा फिरा कर बातें कर रहा है, मैंने आपको, अगर आपने रूट वर्ड सीरीज देखी हो तो आपको एक वर्ड बताया था मैंने, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन ये उसी का मीनिंग है दोस्तों, घुमा फिरा कर बात के करना। और ईडियम में इसे, ईडियम में अगर ईडियम के फॉर्म में अगर देखेंगे हम तो इसे बोलेंगे बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर और सर्कमलोक्यूशन। अगला दोस्तों हमारा आइडिया में बीट ब्लैक एंड ब्लू। पीट पीट के लाल पीला कर देना। बीट ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, अत्यधिक पिटाई करना। अगर आपकी बहुत अत्यधिक पिटाई हो जाए तो उसे बोलते हैं आप लाल पीले हो गए, बुरी तरह नील पड़ गई, तो उसे हम दोस्तों बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी अत्यधिक पिटाई करना। अत्यधिक पिटाई करना या बीटिंग मर्सीलेसली, निर्दयता के साथ किसी को मारना, उसे हम बोलेंगे बीट बीट ब्लैक एंड ब्लू। अगला दोस्तों इडियम है बीट हॉलो। BEAT, बीट हॉलो। बीट हॉलो का दोस्तों मीनिंग होता है काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। यानी अब इसकी तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको। हॉलो यानी क्या होता है, खोखला। ठीक है, अब आप कंपटीशन में जा रहे हो, ठीक है, कुश्ती, मान लो कुश्ती के कंपटीशन में आप जा रहे हो, तो सामने वाला बंदा क्या है, दिखने में तो हष्ट पुष्ट है, मतलब स्ट्रांग है, दिखने में तो मस्कुलर है काफी, लेकिन उसके अंदर जान नहीं है, यानी अंदर से खोखला है वो। तो आप उससे लड़ोगे तो कौन जीतेगा, आप, और आप उसको काफी आसानी से हरा दोगे। ठीक है, तो अगर बुरी तरह तो अगर किसी को काफी आसानी से या बुरी तरह पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं बीट हॉलो। समझे दोस्तों, काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला इडियम देखिए, बैक एंड कॉल। BECK, बैक एंड कॉल। दोस्तों बैक की यहाँ पे स्पेलिंग BECK है। ठीक है, तो आप इसका जब आपको मीनिंग निकालना है तो आप इसको बैक मानिएगा। ठीक है, आपने आपके दोस्त को कॉल की और वो वापस आ गया। कॉल करते ही आपने उसको कॉल किया, आपने उसको बुलाया और वो आ गया, यानी कि आपको वो ओबे कर रहा है, आपकी आज्ञा का वो पालन किया। ठीक है, तो आप अपने दोस्त को फ़ोन करो किसी काम के लिए और वो तुरंत आ जाए, है ना। तो इसके लिए उसका मीनिंग, इसके लिए इस ईडियम का यूज़ होता है अगर कोई आज्ञा में रहता है। ठीक है, अगर कोई आज्ञा में रहता है तो उसे दोस्तों हम बोलते हैं बैक एंड कॉल, यानी इसको कॉल करो वो आ जाएगा। बैक का यहाँ से BACK लेना,
मीनिंग निकालते टाइम, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे BECK ही है इसकी स्पेलिंग। ईडियम है आज्ञा में रहना, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया और वो तुरंत आ गया, इंस्टेंट आ गया, ठीक है, आपकी आज्ञा का उसने पालन किया। यानी ऐसा व्यक्ति जो ऑर्डर्स को इंस्टेंटली फॉलो करता है उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बैक एंड कॉल। अगला दोस्तों, अगले दो इडियम मैं आपको बताता हूँ। बेड ऑफ रोजेस। रोजेस की जो नीचे डंडी होती है, ठीक है, स्टेम होती है, उस पर क्या लगे होते हैं, कांटे, ठीक है, थॉर्न्स। तो दूसरा आइडियम है बेड ऑफ थॉर्न्स, ठीक है दोस्तों। बेड ऑफ रोजेस है, ठीक है, आपके बिस्तर पर गुलाब की फूल बिछे हुए हैं, गुलाब के फूल की पत्तियां बिछी हुई है, ठीक है। तो वो सिचुएशन होगी आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन टू कंफर्ट, यानी वो एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन होगी, ठीक है, आनंद से भरपूर सिचुएशन होगी अगर आपके बिस्तर पर गुलाब है, ठीक है। लेकिन वहीं आपके बिस्तर पर अगर थॉर्न्स हुए, कांटे हुए, तो वो क्या होगा, दुख एवं तकलीफ से भरी सिचुएशन होगी, ठीक है। आनंद से भरी सिचुएशन तो कब होगी, जब बेड पर रोज होंगे, और दुख और तकलीफ से भरी सिचुएशन कब होगी, जब आपके बिस्तर पर कांटे होंगे। समझे दोस्तों। अगले इडियम पर चलते हैं, बैगर डिस्क्रिप्शन। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बैगर डिस्क्रिप्शन। आपने कभी किसी भिखारी का नाम पूछा है? नहीं पूछा ना। भिखारी क्या होते हैं वैसे, बेघर लोग, ठीक है, जिनका कोई अता पता नहीं होता। नोमैड्स जो होते हैं, घुमक्कड़, यानी जो इधर उधर घूमते रहते हैं, भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, यानी कि उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, ठीक है। जो भिखारी लोग होते हैं, बैगर यानी भिखारी जो लोग होते हैं, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स यानी कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो मांग मांग के खाते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई रिसोर्स ना हो, उसे दोस्तों हम बोलते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन। जरूरी नहीं भिखारी को बोलेंगे, वो उस व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम बैगर डिस्क्रिप्शन कहते हैं उसे, क्योंकि बैगर जो होता है उसका भी कोई रिसोर्स नहीं होता, ठीक है। तो इसका मीनिंग दोस्तों होगा ए पर्सन विद नो रिसोर्स, ठीक है। अगला दोस्तों इडियम है बेल द कैट। बेल द कैट, आपके पड़ोस में बहुत ही खतरनाक सी बिल्ली रहती है जो हमेशा पंजा मारने के लिए तैयार रहती है। तो आप क्या करोगे, आपका पड़ोस में जो घर है उसमें रहती है वो, और आपके दोस्त का घर है, ठीक है। आपको अपने दोस्त का घर जाना है, लेकिन जो दरवाजे पर है बिल्ली सो रही है। अब आपको उससे डर लग रहा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप चुपचाप अंदर जाओगे, यानी जोखिम उठाओगे, है ना, जोखिम उठाओगे, रिस्क लोगे, है ना। तो रिस्क लेने को पहले, रिस्क लेते समय पहला जो आपका कदम होता है रिस्क लेने के लिए, उसको दोस्तों हम बोलते हैं बेल द कैट। समझ रहे हो, बेल द कैट को हम बोलते हैं जोखिम उठाना, जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, रिस्क की तरफ पहला कदम बढ़ाना। अगला दोस्तों इडियम है बिटवीन द डेविल, बिटवीन द डेविल
द डीप सी। आप शैतान और गहरे समुद्र के बीच में खड़े हो। डेविल क्या है? अब डेविल सच में तो होते नहीं है, तो डेविल का यहाँ पे मीनिंग है परेशानी, ठीक है, गंभीर परेशानी। और डीप सी, आपको तैरना नहीं आता, तो ये भी क्या है? परेशानी, ठीक है। तो जब आप दो गंभीर परेशानियों के बीच में हो, व्हेन यू आर बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, तो आपको ये इडियम यूज करना है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है। दो गंभीर परेशानियों के बीच में होना, इसे बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अगला दोस्तों इडियम है बिग गन। आपने एक मूवी भी देखी होगी है बिग गन नाम की। बिग गन का मीनिंग दोस्तों होता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। यानी जो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, जो एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी पे अपना इन्फ्लुएंस छोड़ देता है, उसे दोस्तों हम बोलते हैं बिग गन, या ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, जिसकी पहुंच ऊपर तक हो, जिसे बड़े बड़े लोग जानते हो, उसे हम बोलते हैं बिग गन। अगला दोस्तों इडियम है बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज का दोस्तों मीनिंग है यदा कदा आने वाले, यदा कदा आने वाले या आने वाला। दोस्तों आपके मान लो आपके दो दोस्त हैं, एक तो आपके घर रोज आ जाता है और एक कभी कभी आता है। तो जो कभी कभी आता है ना, उसको दोस्तों हम बोलेंगे बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है। जैसे घर के गलियारे में पक्षी हमारे कभी कभी कबूतर आ जाते हैं, ठीक है, चिड़िया आ जाती है, तो वो कभी कभी आती है, ठीक है। बालकनी वगैरह में तो हमेशा आती है, लेकिन जो पैसेज होता है घर का गलियारा, उसमें बहुत कभी कभी आती है, इसलिए ये उसको डिफाइन कर रहा है। ये उसका एक डिस्क्रिप्शन है, जो कभी कभी आता है उसका ये डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, सॉरी। अगला दोस्तों इडियम है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू। अब दोस्तों चिड़िया होती है, ठीक है, मान लो आप ड्रोन है, ड्रोन, इसको ड्रोन मान लो आप, ठीक है। तो ड्रोन क्या करता है? पूरा ओवरव्यू करता है, ठीक है, पूरे एरिया को, ठीक है। और चिड़िया भी क्या करती है? ओवरव्यू करती है, पूरे स्काई में चली जाती है और पूरा ओवरव्यू करती है, उसे कहाँ बैठना है, किस छत पर जाना है, किस पेड़ पर बैठना है, ठीक है। तो जब भी ओवरव्यू करते हैं या सरसरी निगाह से देखते हैं, इसको हिंदी में दोस्तों बोलेंगे सरसरी निगाह, तो ये आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगा, तो आप इसका इंग्लिश में मीनिंग याद रखें, ओवरव्यू। किसी चीज़ को ओवरव्यू करना, उसे हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। अगला दोस्तों इडियम है बर्ड ऑफ फीदर। बर्ड्स ऑफ फीदर, ठीक है। इसका दोस्तों कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, एक ही प्रवृत्ति, इसका मीनिंग होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही प्रवृत्ति के लोग, पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। यानी ऐसे लोग जो सेम आइडिया वाले हो, ऐसे लोग जो जिनके आइडिया सेम हो, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, जिनका इंटरेस्ट सेम हो, तो दोस्तों हम उन्हें बोलते हैं बर्ड्स ऑफ फीदर, ठीक है। अगला दोस्तों इडियम है बाइट द डस्ट। धूल चटा देना, बाइट द डस्ट, डस्ट यानी धूल, तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चटा देना। धूल चटा देना यानी पराजित कर देना, ठीक है। अखाड़े में क्या होता है, जब वो उसको उल्टा पटक देता है एक पहलवान दूसरे को, तो वो क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, वो हार जाता है, यानी, और वो उसका मुंह का होता है धूल पे, मिट्टी पे, यानी धूल चटा दी उसको, बाइट द डस्ट। अगला दोस्तों इडियम है ब्लैक शीप,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ब्लैक शीप। दोस्तों ब्लैक शीप का मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाए। ठीक है, ए पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम। ए पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस यानी कलंक, ठीक है, शर्मिंदगी, फॉर हिज फैमिली, टीम एटसेट्रा। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार या अपने टीम के लिए डिसग्रेस का कारण बने, शर्मिंदगी का कारण बने, उसे दोस्तों बोलते हैं ब्लैक शीप। तो अगला दोस्तों इडियम है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ये आप रिवीजन से ही याद रखें। ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले का मतलब होता है दोस्तों, ये एक सिचुएशन होती है, ठीक है। ब्लाइंड आप ऐसे ट्रिक मान सकते हैं, ब्लाइंड यानी आप अंधे हो गए, ठीक है, अंधे हो गए और आपको बनना था आईएएस ऑफिसर, सॉरी आपको पुलिस में जाना था, लेकिन आप उससे पहले आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो आप अंधे हो गए हैं, तो अब आप उसमें नहीं जा सकते, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर प्रोग्रेस ही, आगे की जो प्रोग्रेस है वो पॉसिबल नहीं है, उस सेंस में दोस्तों हम इसका यूज करते हैं ब्लाइंड एले का, ठीक है। ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है। यानी ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आगे की जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो सकती, नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। अगला दोस्तों इडियम है ब्लाइंड डेट। डेट का मीनिंग तो दोस्तों आपको पता ही होगा, जब कोई लड़की लड़के से मिलने जाती है या कोई लड़का लड़की से मिलने जाता है तो उसे हम बोलते हैं डेट, बोलते हैं ना डेट पर गया है, ठीक है। और ब्लाइंड डेट का मतलब होता है दोस्तों जब हम किसी अनजान से मिलने जाते हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं होता सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, तो दोस्तों हम उसे बोलते हैं ब्लाइंड डेट। अगला दोस्तों इडियम है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट होता है, बैंड आपने देखा होगा जो भोंपू होता है, उसे दोस्तों हम बोलते हैं ट्रम्पेट, ठीक है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट यानी अपना भोंपू बजाना, तो इसका सीधा मीनिंग ये नहीं है दोस्तों। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मीनिंग होता है दोस्तों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आपने हिंदी में ये कहावत जरूर सुनी होगी, और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे टू प्रेज वन सेल्फ। यानी हम अगर खुद की ही प्रशंसा करते रहे, खुद को ही प्रेज करते रहे, तो दोस्तों हम बोलते हैं उसे ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अगला दोस्तों दो इडियम है, एक है ब्लू ब्लड और एक है ब्लू बुक। दोस्तों ब्लू ब्लड का जो मीनिंग है वो है शाही व्यक्ति। अगर कोई रॉयल खानदान से है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, तो दोस्तों हम उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो। और ब्लू बुक का दोस्तों मीनिंग होता है सरकारी रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट कोई भी रिपोर्ट देती है या गवर्नमेंट के पास कोई भी रिपोर्ट जाती है डेटा की, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों ब्लू बुक यानी सरकारी रिपोर्ट। अगला दोस्तों इडियम है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब दोस्तों होता है एक तो आपका पूरा शरीर, सर से लेके पैर के अंगूठे तक, ठीक है,
और साथ में आत्मा भी, यानी पूरा का पूरा शामिल कर लिया। ठीक है, एंटायरली। किसी चीज को पूरी की पूरी शामिल कर ले, एंटायरली शामिल कर ले, तो उसे दोस्तों हम बोलेंगे ईडियम के रूप में बॉडी एंड सोल। अगला दोस्तों ईडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, ब्लू यहाँ पे है स्काई और बोल्ट यहाँ पे है जो बिजली कड़कती है। ठीक है, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या हुआ? बिजली कब कड़कती है? जब काले बादल होते हैं, जब बारिश का मौसम हो, बारिश से जस्ट पहले। ठीक है, लेकिन काले बादल ही नहीं है। ठीक है, काले बादल हो जाता हम तो फिर भी सावधान हो जाएंगे ना कि भाई बिजली गिर सकती है। ठीक है, लेकिन नीले बादलों लेकिन काले बादल नहीं है, आसमान बिल्कुल नीला है और बिजली गिर गई। ठीक है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं आकस्मिक विपत्ति। अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, अचानक कोई समस्या आ जाए, तो दोस्तों हम उसे बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। अगला दोस्तों ईडियम है बोन ऑफ कंटेंशन। मैंने आपको पहले ईडियम के पहले वीडियो में कराया था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, उसी का मीनिंग ये है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है दोस्तों झगड़े का कारण या झगड़े की वस्तु। झगड़े की वस्तु या कारण। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, झगड़े की वस्तु या झगड़े का कारण, बोन ऑफ कंटेंशन। और एक और इसका होता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, झगड़े का कारण होना। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, समझाने में टाइम चला जाता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप कभी भी मेरी वीडियो देखें तो उसको फास्ट फॉरवर्ड पे करके देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा, आपके काफ़ी इजी पड़ जाएगा याद करने में, किस चीज़ को, इन ईडियम्स को समझने में और याद करने में। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश की वोकेबलरी सीखना चाहते हैं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।